Hello students, today we are going to start chapter 3 of class 9 science. So let's get started. तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसको हिंदी में हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन के जो जादुई नियम हैं वो क्या क्या है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हमको ये जानने की मतलब जानने की जरूरत है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन वो क्या है ना. जो एटम्स की दोस्ती है आपस में वो कैसी है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं. तो हम सिंपल वर्ड्स में देखते हैं. जस्ट लाइक वी ज्वाइन लेगो ब्लॉक्स. लेगो ब्लॉक्स क्या होता है, जो हमारी खेलने की जो खिलौने आती है ना उसको हम लेगो ब्लॉक्स बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पर मैं पेन ले लेती हूँ. ये जो लेगो ब्लॉक्स है वो क्या है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर साइड में, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लेगो ब्लॉक्स बोलते हैं. यहाँ पर क्या होता है, हम लेगो ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ करके एक नए खिलौने का रूप देते हैं. वैसे ही जो, एक सेकंड गाइस. जो लेगो ब्लॉक्स होता है उसको हम जोड़ जोड़ के एक नया खिलौना बनाते हैं. वैसे ही जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जोड़ जोड़ करके क्या बनाएंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना. जो एटम्स क्या हम क्या पढ़ते हैं, जो सबसे छोटा जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है. परमाणु को हम इंग्लिश में एटम्स बोलते हैं. अब एटम से मिलकर ही क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, अणु बनता है. वैसे ही बोला जा रहा है जो लेगो ब्लॉक्स है उसको हम क्या समझते हैं, उसको हम एटम समझते हैं. अब एटम्स, बहुत सारे एटम्स हो गए, अब क्या बन रहा है, लेगो ब्लॉक से एक बड़ा खिलौना, नया खिलौना बन रहा है. और जो नया खिलौना बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एटम्स है, कई सारे एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं. और जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनका जो आपस में मिलना है और बहुत सारी मॉलिक्यूल्स मिल करके आपस में जुड़ गए. और वही क्या है, रासायनिक संयोजन, मतलब उसको हम बोल रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है. दीज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज एटम्स फ्रेंडशिप फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स कॉल्ड द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. दे आर सुपर प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट. यह जादुई मिलाप है ना, कुछ खास नियमों के तहत होता है जिसे रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं. ये नियम क्या होंगे, हमेशा बिल्कुल सटीक काम करते हैं. ठीक है. ये जो नियम होगा वो यूनिवर्सल होगा. क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हम जो, हाँ, अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है उसके बारे में हम जानते हैं. ठीक है, जो इस चैप्टर में हमको दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं. जो केमिस्ट्री की सुपर हीरो है वो क्या होंगे. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एंटोनी जो लेवोजियर है, एंटोनी लेवोजियर है. और दूसरा जो है वो जोसेफ प्राउस्ट है. उनका क्या क्या योगदान है ना, मतलब क्या क्या एफर्ट्स है केमिस्ट्री में, उनको हम जानते हैं. यहाँ पर क्या है, जो एंटोनी लेवोजियर है वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या योगदान है. इन्होंने बताया है कि जो केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, केमिकल जो रिएक्शन होता है उनमें क्या है, कोई भी एकदम फट से या जादुई रूप से गायब नहीं होता है. यहाँ पर लिखा है ना, उन्होंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी चीज जादुई रूप से गायब नहीं होती. मतलब एंटोनी लेवोजियर प्रूव दैट मैटर कैन नॉट मैजिकली वैनिश ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान, है ना, जो भी चीजें हैं वो गायब हो जाती है. वो क्या यूं ही नहीं हो जाती है ना, यूं ही गायब नहीं हो जाती है. उनके बीच कुछ ना कुछ कारण है, उनके बीच कुछ ना कुछ रीजन है. उसको इन्होंने प्रूव किया था. क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा आता है जोसेफ प्राउस्ट, है ना. जो दूसरे हमारे जोसेफ प्राउस्ट है वो क्या होते हैं, इन्होंने क्या दिया था, क्रिएटर ऑफ फिक्स्ड रेसिपी. रेसिपी मतलब फिक्स्ड रेशियो. जैसे कि हम जैसे कि हम रोटी बना रहे हैं, रोटी में क्या होता है, नमक का रेशियो और जो आटे का रेशियो है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ऐसा नहीं है ना कि जो नमक का रेशियो ज्यादा हो गया और आटा का रेशियो कम हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, रोटी बनेगी क्या, बिल्कुल नहीं बनेगी. तो यही बोल रहे हैं. जैसे कि जोसेफ प्राउस है, उन्होंने बताया कि जितने भी जो केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना, उसमें जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका क्या है, फिक्स रेशियो होता है. ठीक है. जोसेफ प्राउस डिस्कवर्ड दैट एवरी कंपाउंड हैज फिक्स्ड अनचेंजेबल रेसिपी. यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा. अब आगे बढ़ते हैं हम. अब देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अभी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, अब इसको यहाँ पर ध्यान से समझिएगा.
ठीक है। अब क्या है, जो मास होता है उसको क्या है, हम गेन भी नहीं कर सकते और ना ही उसको हम लॉस कर सकते हैं, ठीक है। वो मतलब हमेशा बराबर ही रहेगा, ना लॉस होगा उसका ना गेन होगा, ना मतलब हम उसको उत्पन्न ना कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा है, जितना वजन शुरू में था, जितना जो मास शुरू में रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा, उतना जो प्रोडक्ट्स बनेगा उतना ही मतलब मास जो है, मतलब प्रोडक्ट्स में जो मास होगा क्या है, उतना ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। द वेट बिफोर केमिकल मिक्सिंग इक्वल्स द वेट आफ्टर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। जो वेट होता है, यहाँ पर मैं और समझाती हूँ। जो वेट होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट का जो मास होगा, ठीक है, वही जो प्रोडक्ट का मास होगा सेम होगा। मतलब उनमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम सेम होगा, ना ही उसमें कम ज्यादा होगा, ना ही फिर मतलब ना उसको हम खत्म कर सकते हैं और ना ही गेन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसको मैं और आगे समझाऊंगी, आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो कोर रूल है वो क्या होता है, द्रव्यमान ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन जनरेट होता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। वही मैं बोल रही, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हम क्या करते हैं, मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। मतलब जो मास होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है, संरक्षित रहेगा। यानी कि जो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, मैंने क्या बोला, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद उनका जो है ना टोटल जो मास होगा वो क्या होगा, एकदम बराबर होगा। क्लियर। दिस मीन्स द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स परफेक्टली आइडेंटिकल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक लैब वेरिफिकेशन करते हैं कि मास कैसे बराबर हो रहा है, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद कैसे मास है वो बराबर होता है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब हम ले रहे हैं फ्लास्क, फ्लास्क ले रहे हैं, फिल फ्लास्क विद सॉलेक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन एक्स नाम दे रहे हैं उसको। उसमें क्या भर रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट भर रहे हैं। क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट ले रहे हैं। एक फ्लास्क है उसमें हम सोडियम सल्फेट लिए, और जो दूसरा जो छोटा सा ट्यूब है, छोटी जो परख ना लिए, जिसको हम हिंदी में ट्यूब बोलते हैं ना, जो छोटी स्मॉल ट्यूब है उसमें हम क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन बाय ले रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन एक्स लिया। सॉल्यूशन एक्स में क्या भरा हमने, सोडियम सल्फेट भरा। अब दूसरे ट्यूब में हमने क्या लिया, सॉल्यूशन वाई लिया, जिसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड है। क्लियर। अब क्या हुआ, इनका हम सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, नापेंगे, इसको मतलब तौलेंगे, है ना, इनका वजन तौल लेंगे हम सबसे पहले कि कितना हो जाएगा। जैसे कि 150 ग्राम मान लेते हैं हम, 150 ग्राम है, 150 ग्राम है, ठीक है, किसका, सोडियम सल्फेट का और बेरियम जो क्लोराइड है उसका, ठीक है। यहाँ पर देखो, वेट द कंप्लीट सेटअप बिफोर मिक्सिंग, है ना, मतलब कि हम जो इसका वेट है पहले ही मतलब मिक्सिंग के पहले हम क्या करते हैं, नाप लिए हैं, तौल लिए हैं, ठीक है, इनका मास है जो है उसको। अब क्या हो रहा है, अब फ्लास्क को हिला करके दोनों घुल मिला देते हैं। अब क्या है, फ्लास्क को मिला दिए और दोनों घुल को हम मिला दिए, दोनों मिक्सचर को हम मिला दिए, मिक्स कर दिए। अब क्या हो रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता था, आपको याद है, मैंने पिछले क्लास में बताया प्रेसिपिटेट क्या होता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या किए हम, दोनों जो सोडियम सल्फेट है और वो बेरियम क्लोराइड था उसको क्या कर दिए, हम मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, हमको जो क्या प्राप्त हुआ, मैजिकल प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। मतलब कि सफेद जो प्रेसिपिटेट है ना, व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो क्या हुआ, बना, ठीक है। अब क्या होता है, अब दोबारा से वजन नापते हैं, दोबारा से वजन नापेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो पहले जैसे कि 150 ग्राम था दोनों का, मतलब जो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है उनका वेट क्या था, हमने तोला था ना, तो क्या था, 150 ग्राम था। अब यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन के बाद जो प्रेसिपिटेट फॉर्म तो बन गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या बना हमारा, प्रोडक्ट एक फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, हम जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ वो बना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम उसको क्या करेंगे, वेट को हम तौलेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, सेम सेम रेशियो मिलेगा, मतलब सॉरी, मतलब सेम मास मिलेगा। मतलब जो पहले 150 ग्राम था वो अब भी 150 ग्राम ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे प्रूव्ड हुआ कि जो मास होता है वो क्या है, कंजर्व होता है। मतलब जो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास होगा क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैथमेटिकल व्यू है इसका क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर दो फ्रेंड्स है, ए एंड बी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मिलकर के क्या बनाए, सी और डी दोस्त बना गए,
मतलब बना रही है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या था, रिएक्टेंट का जो मास था, ये तो इजी आप कर ही लोगे, है ना। रिएक्टेंट का जो मास था वो क्या है, प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, इक्वल ही होगा, सॉरी, है ना। हाँ, यहाँ पर जो रिएक्टेंट का मास है वो क्या है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, मैंने अब थ्योरी में जो है वो यही बताया है, ठीक है। जो रिएक्टेंट है उसका मास और जो प्रोडक्ट है उसका मास क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैथमेटिकल व्यू है उसको क्या कैसे दर्शाते हैं, जैसे रिएक्शन ए है, रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, दोनों मिल गए और प्रोडक्ट क्या बनाए, प्रोडक्ट क्या बनाए, सी और डी बनाए, ठीक है। इनमें क्या है, मास मास ए और मास बी, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन के पहले है, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट बना, उसमें क्या हुआ, इनका मास और इनका मास है ना, क्या है, सेम है। क्लियर है? ओके, यहाँ पर देखो, प्रूव्ड एटम्स ओनली रीअरेंज देमसेल्व्स ड्यूरिंग रिएक्शन, दे आर नेवर डिस्ट्रॉयड। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, जो जो सेकंड हमारे साइंटिस्ट थे, जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन दिया था। अब ये क्या चीज होती है, इसको यहाँ पर एक इजी सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ठीक है। बर्गर का जो एग्जांपल है या फिर केक का, है ना। केक बनाने के लिए क्या करते हैं, जो आटा होता है ना, आटा और जो चीनी होती है, शक्कर होती है, उसकी क्या है मात्रा, जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में हम लेते हैं, तभी तो जाकर के केक बनता है, ठीक है। वैसे ही क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, एक पक्की रेसिपी होती है, मतलब कि फिक्स्ड रेशियो होता है, ठीक है। तब जाकर के कोई भी मतलब इन्होंने बताया, किन्होंने बताया, जोसेफ प्राउस्ट ने बताया, ऐसे ही बताया, क्या बताया उन्होंने, जैसे कि हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो मास होता है उनका, उनका जो मास होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना। यहाँ पर देखो, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। यहाँ पर समझ आया, किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा क्या होंगे, एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेदर वाटर कम्स फ्रॉम ब्रेन और लेबोरेटरी, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो वाटर है उसको क्या है, हम ब्रेन से ले रहे हैं वाटर, मतलब हम यहाँ पर एग्जांपल लिए, वाटर को हम चाहे बारिश के पानी से ले, बारिश के पानी में देखें, या फिर लेबोरेटरी मतलब लैब में बनाए वाटर को, क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशियो में ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोले ना, पानी हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में, कितने रेशियो में होता है, 1:8 रेशियो में होता है, 1:8 के रेशियो में होता है जो पानी का रेशियो होता है। अब कैसे होता है, जैसे कि H2O है, ठीक है, H2O है, जो हमारा H2O है ना, H2O क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन का क्या, 1 मॉलिक्यूल्स है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है ना। एक 1 इंटू क्या है, 1 इंटू 2 करोगे, 1 इंटू क्या करोगे, 2 करोगे, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये रेशियो ले लिया हम। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या होता है, 8 होता है। अब उसका मोलर मास क्या होगा, है ना, उसका क्या होता है, 16 होता है ना, 8 दूना 16, मतलब 8 दूनी की 16, 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर लिख ली 16, यहाँ पर 16 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसको कट करो, 2 1 जा 2, ठीक है, और यहाँ पर कट करोगे तो क्या होगा, 2 8 जा 16, ठीक है। देखो आ गया ना, 1:8 के रेशियो में आ गया। अब ये क्या है, अब जो पानी है हम उसको लैब में बनाए, चाहे नाले के पानी से ले, चाहे क्या है वाटर मतलब बारिश के पानी से ले, उनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड रेशियो ही आएगा, 1:8 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जिसको दिया था किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखो, जो प्यारे प्यारे एग्जांपल्स है ना हमारी जो एनसीईआरटी में दिया है उसको हम समझते हैं क्या दिया है। जैसे मैंने अभी बताया, जो H2O है, H2O का लॉ क्या था, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ, है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, मतलब उसमें जो पानी में जो हाइड्रोजन, पानी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, उसमें क्या है, जो द्रव्यमान का मास का जो मोलर मास है ना, मोलर मास का रेशियो क्या देखे थे हम, 1:8 देखे थे। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका,
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देखो, जो सेकंड एग्जांपल है, जो अमोनिया है ना, जिसको हम NH3 से शो करते हैं, वो क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो है, 14:3। अब 14:3 कैसे आया, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या है, 7 होता है, और जो मोलर मास होता है ना, जिसको हम परमाणु भार बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, जिसको एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। परमाणु भार कितना होता है, 7 है ना, 7 इंटू 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी 7 इंटू 2 नहीं करना है, यहाँ पर जो मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है ना, उसको जो, एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट, जो जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और मोलर मास क्या होता है, 14 होता है, ठीक है, 14 होता है, और हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इंटू 3 कर देंगे। 3 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 मतलब 3 तीन लिए ना, 3 हाइड्रोजन है, इसी वजह से हम 1:3 कर देते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, वो 14:3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनियम ऑलवेज स्टिक टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 14:3। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल दिए हैं कुछ, उसको हम यहाँ पर समझते हैं, है ना। इसके अलावा जो भी और भी न्यूमेरिकल्स बचेंगे उसको हम आने वाले एमसीक्यू में करेंगे, ठीक है, जहाँ पर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल बताऊंगी और बहुत सारे पीवाईक्यू भी करेंगे हम। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 6.6 ग्राम ऑफ एथेनॉइक एसिड टू प्रोड्यूस 2.2 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगी हिंदी में। 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनॉइड शो दैट दिस एग्री विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर हमको क्या कर रहे हैं, दर्शाना है, मतलब प्रूव करना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है यहाँ पर लागू हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन देखो यहाँ पर। अब रिएक्शन साइड है उसको देखो, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, हम क्या लिए, रिएक्टेंट में सोडियम कार्बोनेट लिए थे और क्या लिए थे, यहाँ पर देखो ना, सोडियम कार्बोनेट लिए थे और क्या लिए थे, हम एथेनॉइक एसिड लिए थे। ये क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट और एथेनॉइक एसिड। अब हमारा मास कितना था, सोडियम कार्बोनेट का मास कितना था, 5.3 ग्राम था। ठीक है, और वहीं जो एथेनॉइक एसिड का जो मास कितना था, वो 6 था। यहाँ पर देखो, है ना, था ना। अब यहाँ पर कितना है, टोटल जोड़ देंगे हम, टोटल जोड़ देंगे, किसका जोड़ेंगे, रिएक्टेंट का जोड़ रहे हैं हम, तो कितना आ रहा है, 11.3 ग्राम आ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर। अब जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स क्या था हमारा, क्या था प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखो CO2 था प्रोडक्ट्स, है ना, CO2 था, और क्या था, यहाँ पर देखो CO2 था, कितना था CO2, 2.2 था। ठीक है, और जो वाटर है वो कितना था, 0.9 है। ठीक है, यहाँ पर देखो, और जो 8.2 ग्राम सोडियम एथेनॉइड है वो क्या है, ये सब, ये तीनों क्या है, उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट्स है। अब देखो, अब तीनों का जो मास है उसको हम काउंट करते हैं, मतलब टोटल करते हैं, उनका भी क्या होगा, 11.3 ग्राम आएगा। तो क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया ना, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो इस रिएक्शन में क्या है, प्रूव्ड हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ पर, सिंस रिएक्टेंट मास is equal to product mass, ठीक है, 11.3 ग्राम is equal to 11.3 ग्राम, mass is fully conserved। क्लियर, यहाँ तक और क्लियर हो गया ना आपको। ओके, अब देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ 1:8 रेशियो बाय मास ऑफ फ्रॉम वाटर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:8 को मिला करके क्या कर रहे हैं, हम पानी बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, what mass of oxygen is required to react completely। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या है, रिएक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया ना आपको। मैं एक बार और समझाती हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 को मिला करके हम क्या कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। अब हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन कितना ग्राम चाहिए हमको, वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, सिंपल सा सॉल्यूशन है ये। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए 8 ग्राम ऑक्सीजन। हमने क्या पढ़ा था, जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है, वो वाटर के एग्जांपल देखे थे ना, 1:8 के रेशियो से बन रहा था। तो हमको क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर देखो। अब तो क्या है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए कितना, 3 गुना ऑक्सीजन चाहिए। 1 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या चाहिए था, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब हमको क्या है, 3 ग्राम हाइड्रोजन लेना है यहाँ पर। 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 8 गुना कर देंगे, सॉरी 3 गुना कर देंगे, मतलब 8 इंटू 3 कर देंगे, तो कितना आएगा, 24 ग्राम ऑक्सीजन नीडेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हमें जो 24 ग्राम ऑक्सीजन है वो क्या है, गैस की जरूरत है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा, 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसकी तरफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉजिक है ना, यहाँ पर देखिए लॉजिक का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। जब व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या है, 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है। 3 ग्राम ऑक्सीजन को 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो 11 ग्राम का जो 11 ग्राम CO2 बनती है। अब क्या करें हम, यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाए, तो क्या बन रहा है हमारा, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, what mass of CO2 will be formed when 3 ग्राम ऑक्सीजन is burnt in 50 ग्राम of oxygen। ठीक है, अब हम 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे, तो कितनी सारी जो CO2 वो निकलेगी या फिर बनेगी, तो यही पूछ रहा है। हमने क्या किया था, सबसे पहले 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया था। लॉजिक का क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो 3 ग्राम ऑक्सीजन है, कार्बन है, उसको क्या 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाए थे, तो क्या बना था हमारा, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना था। अब हम क्या ले रहे हैं, 3 ग्राम कार्बन ले रहे हैं, 3 ग्राम कार्बन है और 50 ग्राम ऑक्सीजन में जला रहे हैं, मतलब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे, तो कितनी मात्रा में जो CO2 निकलेगी उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1 रेशियो, यहाँ पर 1:8 होगा, सॉरी हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:8 के अनुपात में होगा, रेशियो में होगा। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर CO2 है, ठीक है, एक सेकंड गाइस, यहाँ पर मेरा पेन जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीधा, जो CO2 है ना, सी मतलब कार्बन। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, एक सेकंड। ठीक है, 12 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास लिखना होता है यहाँ पर रेशियो लेते हैं। और जो O2 है, मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और एटॉमिक भार कितना होता है, मतलब एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। 16 दूनी 32 है ना, 16 दूनी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 32 करेंगे। अब इसको हम कट करेंगे, किससे कट करेंगे, यहाँ पर 4 से कट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 दिया 12 हो जाएगा, है ना, 4 3 12 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। देखो आ गया ना, 3:8 आ गया यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया 3:8 का जो वो निश्चित अनुपात है, फिक्स रेशियो है, वो क्या हो, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, फिक्स रेशियो होता है, वो कितना होता है, 3:8 होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन में आते हैं हम। इसीलिए जो 3 ग्राम कार्बन को यहाँ पर देखो, 3 ग्राम कार्बन है, कार्बन का रेशियो था, 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे थे ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या बोल रहे हैं हमको, अब कितना ग्राम लिए, 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाए। ठीक है, अब जो 3 ग्राम कार्बन है वो केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करता है, मतलब रिएक्शन करता है। तो बची हुई जो 40 ग्राम ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, अप्रयुक्त रह जाएगी, मतलब कि रिमेन्स, मतलब बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, केवल 11 ग्राम CO2 ही बनेगी। समझ आया यहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं, एक बार और समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। हमने क्या लिया, 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया, तो हमारा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, 3 ग्राम कार्बन केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन में ही जलेगा, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाँ 3 ग्राम कार्बन
क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, अब 50 ग्राम में हमने 50, ठीक है, यहाँ पर क्या है 50 ले लिया। 50 किसका रेशियो है, ये ऑक्सीजन का रेशियो है। ठीक है, 3 ग्राम कार्बन केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करेगा। बची हुई जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है, अब इसमें जो 42 माइनस करो, देखो यहाँ पर तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 है, 0 में 2 गया तो 8, मतलब यहाँ पर 10 बन जाएगा तो 8 होगा। ठीक है, अरे यार यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पर जो 8 है, 8, ठीक है, 8 आ गया ना, 8 ऑक्सीजन आ गया। अब क्या क्या होगा, यहाँ पर जो बची हुई जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब मैं आप यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, 3 ग्राम ऑक्सीजन, हमको क्या लेना था, 3 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन लेना था। ठीक, जो 3 ग्राम कार्बन है वो क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो 8 ग्राम या फिर 50 में हम ऐसे करते हैं, जो 50 है ना, जो 50 है उसमें 8 माइनस कर देते हैं। क्यों 8 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर 42 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 42। अब देखो 3 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब हम जो 50 ग्राम था, यहाँ पर 50 ग्राम था ना, 50 ग्राम ऑक्सीजन है, उसमें क्या करें, 8 ग्राम को हम माइनस कर दें तो 42 ग्राम आ गया। जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, रिमेन, मतलब बच जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। तो 11 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, केवल क्या 11 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना। और बाकी जो तो रिमेन जो बाकी ऑक्सीजन था 42 ग्राम, वो क्या है, रिमेन था, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हमको क्या पूछ रहा था, जो 3 ग्राम कार्बन को हम 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कितनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, 11 ग्राम CO2 बनेगी। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये क्या करता है, फिर जो रेशियो जो हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको क्या करता है, प्रूव करता है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4, उसको देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो है 3:2 है ना, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का कंबाइन इन 3:2 रेशियो बाय मास। अब इसको कैसे निकालेंगे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 12 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर बताया, वो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 3:2 होगा। ये कैसे निकालेंगे वो, उसको हम आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, अब 12 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, अब हमको क्या बोल रहे हैं, 3 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 3 ग्राम मैग्नीशियम के लिए क्या 2 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए। तो हमको क्या है 12 ग्राम मैग्नीशियम लेना है। अब 12 ग्राम मैग्नीशियम लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको 12 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए इसको कैलकुलेट करना है, इसी वजह से। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर 3 रेशियो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इंटू 4, मतलब जो ये 3 जो 12 है वो क्या 3 से कितने बारे में कटेगा, 4 टाइम कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 2 8। अब 8 ग्राम ऑक्सीजन ही हमको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर देखिए फटाफट सुपर फास्ट रिकैप कर लेते हैं हम, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है किसने दिया था, एंटोनी लैवोजियर ने दिया था, है ना, जो क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्रियन थे। ठीक है, मतलब कि ये जो आधुनिक रसायन विज्ञान की क्या है, इनको पिता माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या है, शुरुआती वजन, मतलब रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो वजन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब जो सेकंड पढ़े थे, सेकंड लॉ क्या पढ़े थे हम, डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़े थे। ठीक है, उसमें उसको किसने मतलब किस साइंटिस्ट ने दिया था, जोसेफ प्राउस ने दिया था, जो महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, हर जो एवरी कंपाउंड हैज अ स्ट्रिक्ट, मतलब कि उनके पास फिक्स रेशियो ही होगा, अनचेंजेबल रेसिपी, मतलब उनकी रेसिपी मतलब यहाँ पर रेशियो से लिया जा रहा है। ठीक है, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, ओके। यहाँ तक हम वीडियो को एंड करते हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट है ना टर्मिनोलॉजी थी उसको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। आगे आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर में जितने भी है ना
रिमेन टॉपिक है उसको क्या डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं हम। अ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, है ना, शेयर करिए, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।